सीधी सी आवाज पर आपका। अच्छा, रिजल्ट्स हम लोग सुबह से बातचीत कर रहे हैं तो वो स्क्रीन पे दिखा दूंगा, उस पर आपने ज्यादा तवज्जो नहीं देके अब सर से बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। नरेंद्र सर, ऑन द फेस ऑफ इट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस साल दर साल, तो बहुत गजब का मोमेंटम नजर आया पिछले साल के क्वार्टर से जब कंपेयर करें। पर कंसिडरिंग जो एक्सपेक्टेशंस थी बाजार की, शायद ये क्वार्टर परफॉर्मेंस एक मिक्स्ड बैग के तौर पे है। यूरोप का बिजनेस इन लाइन परफॉर्म करके दिया, इंडिया एबिटा पर टन मेरे ख्याल जो शीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम देखने को मिला। कोई खास रीजन ये डोमेस्टिक मार्केट में म्यूटेड परफॉर्मेंस का, थोड़ा ठंडे परफॉर्मेंस का? नहीं, हमारा ख्याल से जो भी हम लोग गाइडेंस दिए थे कि 3,000 रुपीज का प्राइस इंप्रूवमेंट होगा Q2 में ओवर Q1। इनफैक्ट द एक्चुअल प्राइस इंप्रूवमेंट वाज अबाउट 3,500। वॉल्यूम्स भी प्रीटी मच एज पर गाइडेंस था। तो हमारा ख्याल से जो भी हम लोग गाइडेंस दिए थे उसी के अनुसार थे हम लोग का परफॉर्मेंस। थोड़ा लीकेज हुआ था रॉयल्टी पे, क्योंकि MMDR एक्ट का अमेंडमेंट था, तो उसी वजह से there was an additional cost of royalty which we had to bear, हम लोग का subsidiaries की तरफ से. So that has had an impact. But overall, I think we are comfortable with the performance and it is more or less as per the guidance we gave at the beginning. अच्छा नरेंद्र सर, पता है इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस से ज्यादा सब लोग इस समय, वो कहते हैं ना, आगे की नजरें सबके आगे हैं, वो आउटलुक पर सब फोकस कर रहे हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चाइना, और बहुत मिले जुले संकेत चाइना से मिलते हुए। एक तरफ खबर आई कि चाइना में जो दिग्गज रियल एस्टेट कंपनीज है उन पे वित्तीय दिक्कतें आ रही हैं, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि इंडस्ट्रियल डिमांड चाइना में स्लो हो रही है। तो डिमांड साइड प्रेशर्स, उसके सामने ये भी खबरें हैं कि चाइना में आउटपुट को लेकर कर्ब्स लगाए जा रहे हैं। दरअसल चाइना में जितना, पता नहीं कितना डेवलपमेंट आप लोग को पता होगा, लेकिन आपकी इंडस्ट्री है तो आई एम श्योर आप लोग निकालने की कोशिश कर जरूर रहे होगे। क्या चल रहा है चाइना में, और जो चल रहा है उसका ग्लोब पर, उसका हमारी इंडस्ट्री पर, टाटा स्टील पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा? आप लोग का आकलन क्या कहता है? जरूर चाइना में हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा स्लो हुआ है, पर ये भी देखना है कि अभी चाइना का जो साइज है, इकोनॉमी का साइज है, इवन इफ दे हैव 5-6% ग्रोथ, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि 10-12 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। तो 5% ग्रोथ मीन्स 500 मिलियन और 600 मिलियन ग्रोथ, आई मीन 600 मिलियन ग्रोथ एवरी ईयर। सो तो चाइना इज अ बिग इकोनॉमी, तो इवन 5-6% ग्रोथ इज अ सब्सटेंशियल ग्रोथ। दूसरा बात ये है कि उन लोग का क्लाइमेट चेंज का भी गोल्स रखा है, दे शुड बी नेट जीरो बाय 2060। उसी कारण से दे हैव डिसाइडेड टू कट प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली स्टील प्रोडक्शन। तो इवन इफ स्टील कंजम्पशन इन चाइना हैज ड्रॉप्ड, स्टील प्रोडक्शन हैज आल्सो ड्रॉप्ड। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि उसका असर ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट स्टेबल है। ये नहीं कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, 2015 में वही हुआ था, एक्सपोर्ट्स डबल फ्रॉम 5 मिलियन टन अ मंथ टू 10 मिलियन टन अ मंथ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स स्टिल लेस देन 5 मिलियन टन अ मंथ, व्हिच इज अ नॉर्मल लेवल। तो इसी कारण वी हैव नॉट हैड द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज प्राइसेस इंटरनेशनली। एंड तीसरा बात यह है कि कोकिंग कोल का जो प्राइस है स्टिल वेरी हाई इन चाइना। इनफैक्ट इट इज $550 to $600, क्योंकि वो लोग ऑस्ट्रेलिया से नहीं ले रहे हैं, दे आर टेकिंग कोल फ्रॉम मंगोलिया और रशिया और यूएस। तो उन लोग का कॉस्ट भी ज्यादा है, द कॉस्ट बेस इज हाई, production has been cut, so there is no excess availability in the export markets. That's why हम लोग we expect that it will not have a very significant impact. And हम लोग के लिए अभी Indian market is picking up, and Indian prices have become better than international prices. Whereas last 6 months the export prices were better than India prices. Now Indian prices are better than the export prices. So that gives us an opportunity to sell more in India. नरेंद्र सर, एक फियर है स्ट्रीट पर, कहा जाता है मे बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इबिटा इज नाउ बिहाइंड अस। आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, सभी कंसर्न जाहिर करते हैं। क्या ऐसा वाकई है कि हम लोग एक नियर टर्म पीक को ऑलरेडी हिट कर चुके हैं? साथ साथ जो खबरें इनपुट कॉस्ट स्पाइरल अप होने की, इनपुट कॉस्ट बढ़ने की आती रहती हैं, आप इत्तेफाक रखते हो जो अच्छा समय अब पीछे रह गया हमारे? So I've heard this for the last few quarters. So let's wait and see. So every time we are told this is the best and it will not get better than this. I think we should accept that structurally कुछ changes हुआ है steel industry में, or we are judging the steel industry by what happened in the last 10 years. Whereas I would judge the steel industry by what happened between 2000 and 2010, which was when China was growing and China was not exporting much. Now China में growth कम है, पर export भी कम है. So I look for a more stable period for steel prices. Secondly, cost तो बढ़ गया है, coal prices are higher than ever before. यूरोप में आप देखिए तो कार्बन कॉस्ट बढ़ रहा है,
So because of that, the cost structure of the industry has also changed. So there are fewer exporters. China is certainly not going to be a big exporter in the future, and costs have changed for the industry. So I believe that structurally the industry has changed, which अच्छा, many people have not understood fully yet. हाँ जी, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए वो तो सब इत्तेफाक रखते हैं, इसीलिए 300 का स्टॉक 1200-1400 रुपए तक खिंचता हुआ नजर आया सर। लेकिन ये भी फैक्ट है ना, इस समय हेडविंड नवंबर की शुरुआत से अब तक ऑलरेडी स्टील और आयरन ओर की कीमतें जो गिर रही हैं 8 महीने के लोस पे पहुंच गई, अपने रीसेंट पीक से 20% करेक्ट हो चुकी हैं। तो क्या यहां से सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में आप एक्सपेक्ट करो एटलीस्ट प्राइसेस के फ्रंट पे फर्दर डिसेलरेशन होता हुआ नजर आएगा और कीमतों में दबाव देखने को मिलेगा? तो अभी आयरन ओर का प्राइस देखिए तो इट इज एट अराउंड $90 or so, which is lower than the 225 which we saw 3-4 months back. तो जरूर आयरन ओर का prices come down, which is good for us in Europe, because Europe we buy iron ore also. India के लिए obviously we have most of our own iron ore. Coking coal prices are still very high. We are importing at $400, and like I said, China में $550 में import हो रहा है या $600 में import हो रहा है. So that has not come down yet. So if you really do the maths, if you buy coking coal at $400 and iron ore at $100 and look at the cost of steel and add all the increasing cost of magnesium and many other elements जो हम लोग consumables use करता है, उसको तो दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो भी हम लोग चाइना से सोर्स कर रहे थे, not just Tata Steel but globally the steel industry, we used to get refractories cheap, rolls cheap, lot of things we used to get cheap from China. वो सब का दाम बढ़ते जा रहा है. So the input costs have changed very significantly for the industry. So I think we will see steel prices on an average at a much higher level than we've seen in the last 10 years. अच्छा, अच्छी बात इन नंबर्स में नरेंद्र सर ये थी कि वो जो सबको शायद पसंद आई, वो डीलेवरेजिंग जो है, बैलेंस शीट पे जो स्ट्रेस है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस क्वार्टर में भी 5,100 करोड़ रुपए के आसपास आप लोगों ने डेट रिड्यूस करी। अब जो कुल डेट है 68-69,000 करोड़ रुपीस के आसपास खड़ी हुई है। यहां से सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में कितनी और डिलेवरेजिंग, या फिर टू पुट इट इन अ डिफरेंट वे, FY22 में कुल मिलाकर कितनी डेट रिड्यूस करने का आप लोग का मन? तो हम लोग बोला कि ये डीलेवरेजिंग का फोकस, तो वी विल कंटिन्यू टू हैव द फोकस. What we have guided is certainly the net debt to EBITDA we will end the year at less than 1. अच्छा लगा सर, नरेंद्र सर आपसे बात करके थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया कि भाई स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो रीसेंट हेडविंड्स की बात सब लोग स्ट्रीट में कर रहे हैं शायद इतनी ज्यादा इंपैक्ट ना करे। तो ये जो ऑप्टिमिज्म है, इसका मतलब मान के चलूं ना कि ये अच्छे दिन जो है आगे भी कंटिन्यू रहेंगे इस इंडस्ट्री के लिए, इस कंपनी के लिए? There will be challenges. हम ये नहीं बोल रहे कि challenges नहीं रहेंगे, challenges तो रहेंगे. But I'm positive about the industry. I'm positive about Tata Steel. India में अभी भी demand is still not picked up anywhere close to where it should be. क्योंकि आने वाले दिनों में I think the Indian economy will continue to pick up. Indian government's focus on infrastructure is very positive for the steel industry. So in many ways, I think we are in a good spot for the Indian steel industry and certainly for Tata Steel. नरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, डिटेल्स में इस नंबर्स को समझाने के लिए। और नरेंद्र सर, एटलीस्ट वो जो इंडस्ट्री कंसर्न्स हैं कि द बेस्ट इज बिहाइंड अस, शायद ऐसा नहीं है, स्ट्रीट ये गॉज नहीं कर पा रही है कि बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस अभी भी अंडरवे हैं इस इंडस्ट्री में, और सर तो पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। पर रजत दा, गजब की रिलेटिंग हुई है टाटा स्टील की। मेरे ख्याल से 300-400 वाला स्टॉक 1500 तक खिंचता हुआ नजर आया था, अब एक रफ पैच हिट करा है। इन लेवल्स पे आप खरीदोगे क्या लॉन्ग टर्म के लिए?